पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते थोड़ी रिकवरी नजर आई, लेकिन मोमेंटम अब भी तेजी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। टेक्निकल लेवल्स की बात की जाए तो इंडेक्स को 1,13,500 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना था और हफ्ते के आखिरी दिन भी मार्केट इसी लेवल के पास से रिवर्स हो गई। हफ्ते के इख्तिताम पर KSE 100 इंडेक्स 1,762 पॉइंट्स या 1.6% के इजाफे के साथ 1,12,085 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस हफ्ते वर्कर्स रेमिटेंसेस का डेटा आया और जनवरी 2025 में रेमिटेंसेस $3 बिलियन रहीं, जो सालाना बुनियाद पर 25% का इजाफा है। इस तरह इस माली साल के पहले 7 माह में रेमिटेंसेस 32% के इजाफे के साथ $20.8 बिलियन तक पहुंच गई हैं। इस हफ्ते ऑटो सेल्स का डेटा भी जारी किया गया और जनवरी 2025 में ऑटो सेल्स 17,010 यूनिट्स रहीं, जो पिछले साल के मुकाबले में 61% का इजाफा है। इस तरह माली साल के पहले 7 माह में ऑटो सेल्स 77,686 यूनिट्स तक पहुंच गई हैं, जो 55% का इजाफा है। और वीकली इन्फ्लेशन या SPI में कमी का सिलसिला जारी रहा और इस हफ्ते भी SPI 0.04% से कम हुआ। मार्केट में बुलिश मोमेंटम बिल्ड क्यों नहीं हो रहा, इस पर हम बात करेंगे यासीन कोटवावी से, जो ऑप्टिमस कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड के डायरेक्टर इक्विटी हैं। यासीन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। यासीन, इस हफ्ते मार्केट में रिकवरी जरूर नजर आई, लेकिन अब भी बुलिश मोमेंटम बन नहीं पा रहा है। इसकी क्या वजह है? हमने जो पिछले हफ्ते में देखा था, स्पेशली फ्राइडे को, कि वी सॉ सम रिडेम्पशंस कमिंग इन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स, जहां हमने इस हफ्ते बैंक्स के एंड से थोड़ी बाइंग देखी थी, जो हिस्टोरिकली थोड़ा, अगर हम मंथ टू डेट बात करें, दिव बिन सेलर्स, उन्होंने इस वीक में बाइंग भी की थी, बट म्यूचुअल फंड्स में जब रिडेम्पशन आ गई, सो दे हैड टू सेल ऑफ। एंड बिकॉज वी सीन वॉल्यूम्स डिक्रीज ओवर दिस पास्ट ईयर, कि अगर हम दिसंबर से कंपेयर करें जनवरी और फरवरी को, हमारे ओवरऑल वॉल्यूम्स में एक डिप आया है। तो जब मार्केट में वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, देन ऑब्वियसली प्राइसेस डू डिप्रिशिएट क्विकर। तो लो वॉल्यूम्स में इसीलिए थोड़े प्राइसेस आप ज़्यादा कटते हुए देख रहे हैं। आपने लो वॉल्यूम्स की बात की है, तो लो वॉल्यूम्स की वजह क्या है? क्या इन्वेस्टर्स मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हैं? सो दिस टू थिंग्स। एक तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट तो ज़रूर है, पीपल सॉ द अपॉर्चुनिटी लास्ट ईयर एंड दे मेड क्वाइट अ बिट ऑफ मनी, बट एक जो चीज़ हमें इस साल में नज़र आई है कि थोड़े से इन्वेस्टर्स स्पूक्ड भी हैं फॉर मल्टीपल रीजंस, जिसमें रेगुलेटरी कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स हैव स्लोड डाउन देयर एक्टिविटीज़। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली पीपल आर मोर गॉट यूज्ड टू दोज हाई रिटर्न्स जो लास्ट ईयर लोगों ने देखे थे, बट एंड दे काइंड ऑफ एक्सपेक्ट द सेम, बट ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ड टू रिपीट व्हाट वी सॉ लास्ट ईयर। तो जब वो लोग देख रहे हैं तो उसके सामने उनको अपॉर्चुनिटीज़ दूसरी भी नज़र आ रही हैं। वी आर सीइंग प्रॉपर्टी प्राइसेस in multiple areas of Pakistan actually go up quite a bit, and that money is potentially flowing there as well. अच्छा यासीन, मार्केट में लिक्विडिटी की कमी तो नहीं है। म्यूचुअल फंड से काफ़ी कन्वर्जन्स एक्सपेक्टेड थी, लेकिन मिड दिसंबर यानी 2 माह से खामोशी है, क्यों? सो लिक्विडिटी की जब हम बात करते हैं, वी सी 2 or 3 different ways of that to come in. So म्यूचुअल फंड्स में जब हम देखते हैं तो there's about almost $1 trillion rupees that are in circulation in the money market instruments. Ab we are expecting those to mature in these coming months, and as they mature, उनकी एक percentage तो हम expect कर सकते हैं कि वो market में आएंगे। So अगर हम उसका एक बहुत छोटा percentage 5% भी अगर हम expect करते हैं कि वो market में लग जाए, that will equate to about 50 billion rupees coming into the market in the form of liquidity. Obviously that doesn't come in immediately, वो over time जैसे जैसे maturities रियलाइज़ होंगी, ये मार्केट में ऐड होता रहेगा। इसी तरह से डिविडेंड्स की जब हम बात करते हैं, इस साल जस्ट इन दिस क्वार्टर लोन वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 225 बिलियन रुपीज़ वर्थ ऑफ डिविडेंड्स being given out to investors, which include every single investor in the market that has dividend bearing shares. तो वो मनी भी we've seen more often than not gets reinvested into the market, or that should be another liquidity trigger that comes in. When we compare that to what we've seen historically, जैसा आप बोल रहे हैं कि mid December से अब तक हमने इतना कोई ज़्यादा देखा नहीं है, it goes back to that same point where mutual funds can obviously only invest when they get that money from their clients. अगर clients अपने end से वो money redeem करवा लेंगे, and that goes into whether it goes back into their bank accounts or whether it goes into other investment instruments, they can only do so much. But we're expecting more money flow come into the markets. It will take some time, in my honest opinion. I think रमज़ान के बाद ही हमें कोई एक अच्छा अपटेक मार्केट में मिलेगा,
बट अंटिल देन थोड़ी सी चीज़ें आई थिंक स्लो रहेंगी। अच्छा यासीन, फ्राइडे को लकी सीमेंट में मार्केट खुलते ही अपर लॉक लग गया, हालांकि कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन का नोटिस भी नहीं था। इस हवाले से क्या रूमर्स हैं? हाँ, देयर इज़ नो मटेरियल न्यूज़। मार्केट में बस रूमर्स आई थी कि इसमें किसी तरह का इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव दे सकते हैं, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस या अ पोटेंशियल स्टॉक स्प्लिट। बोनस इज़ ऑब्वियसली अ वे ऑफ गिविंग बैक मनी टू द शेयर होल्डर्स, और अगर स्टॉक स्प्लिट होता है सो दैट डजंट रियली ऐड और डू एनीथिंग टू द इन्वेस्टर्स वेल्थ ऑफ द कंपनी एज अ मटेरियल चेंज, बट उसका एक इंसेंटिव ऑब्वियसली ये आ जाता है, या बेनिफिट ये आ जाता है कि द शेयर बिकम्स मोर मार्केटेबल एंड अलाउज मोर रिटेल इन्वेस्टर्स टू गेट इन्वॉल्व एज वेल। सिर्फ उसकी एंटिसिपेशन पे लकी को कैप लगा हुआ था। अच्छा यासीन, रिजल्ट सीजन जारी है और अभी काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट्स आने हैं। क्या आप समझते हैं कि इन्वेस्टर्स को उन स्टॉक्स पर फोकस रखना चाहिए जहां अर्निंग्स ग्रोथ या डिविडेंड एक्सपेक्टेड है? बिल्कुल। सो देखें, इन्वेस्टमेंट्स इन माय ओपिनियन शुड ऑलवेज और मोर ऑफ्टन देन नॉट शुड बी इनटू ब्लू चिप एंड डिविडेंड बेयरिंग और एटलीस्ट इन्वेस्टर रिटर्निंग एंटिटीज़। सो जब हम फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करते हैं, वी सॉ इवन दो रिजल्ट्स वर बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशंस, बट डिविडेंड्स वर more or less in line with what people were expecting. We saw dividends go up quite a bit as well. कि फौजी जिसने अपना last dividend skip किया था because of the merger that was going on between the two entities, उनका एक sizable single dividend announce हुआ था. We've also seen banks increase their dividends to a certain degree. बैंक अल-फलाह ने 50 पैसा से अपना dividend बढ़ाया था इस quarter. बैंक अल हबीब ने क्वाइट साइजेबल डिविडेंड इस बार अनाउंस किया। यूबीएल से एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस करेंगे which is in line with their pattern of what they've been doing prior. So earnings season I think अच्छा ही है। सीमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो earnings अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं because we've seen a bit of an uptick in cement sales. Locally हम देखते हैं तो this past month's data was also quite positive. एंड कुछ कंपनीज़ ने अपनी एक्सपोर्ट्स पे भी काफ़ी काम किया है, सो दे हैव देयर प्रोडक्शन नंबर्स गोइंग अप हायर एंड हायर। सो वहाँ से भी हम एक अच्छी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि हमारी अर्निंग्स बेहतर होंगी। ओके यासीन, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और अब नजर डालते हैं अगले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। मंडे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा और बैंक ऑफ पंजाब का एनुअल रिजल्ट। ट्यूसडे को पावर जनरेशन का डेटा। वेंसडे को टी बिल्स ऑक्शन और इस दिन काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इंटरलूप, मिलर ट्रैक्टर्स, डीजे खान सीमेंट और मेपल लीफ सीमेंट के हाफ ईयर रिजल्ट्स। इसके अलावा हबीब बैंक, हबीब मेट्रो बैंक और यूबीएल के फुल ईयर रिजल्ट्स का ऐलान किया जाएगा। थर्सडे को फॉरेक्स डेटा और फैसल बैंक और शेल के फुल ईयर रिजल्ट्स, और जुमे को वीकली इन्फ्लेशन का डेटा और चिराग सीमेंट के हाफ ईयर रिजल्ट्स, जबकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के फुल ईयर के रिजल्ट्स का ऐलान किया जाएगा। और अब इस हफ्ते के टॉप 5 गेनर्स। इस हफ्ते बैंक ऑफ पंजाब की शेयर प्राइस में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ जो 15.5% रहा। लकी सीमेंट की शेयर प्राइस में 13% का इजाफा हुआ। अटक रिफाइनरी 11.1%। पाकिस्तान सर्विसेज की शेयर प्राइस में 9.8% इजाफा हुआ और मेपल लीफ सीमेंट की शेयर प्राइस में इस हफ्ते 8.7% का इजाफा हुआ। और अब इस हफ्ते के टॉप 5 लूजर्स। इस हफ्ते सबसे ज्यादा कमी पंजाब ऑयल मिल्स की शेयर प्राइस में हुई और ये 8.9% नीचे रहा। पाक गल्फ लीजिंग 8.6%, महमूद टेक्सटाइल्स की शेयर प्राइस में 8.3% कमी हुई। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स 3.3% और पीएबीसी की शेयर प्राइस में इस हफ्ते 3.1% की कमी हुई। और अब नजर डालते हैं इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पर। फोर्थ क्वार्टर में एंग्रो फर्टिलाइजर की कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पर शेयर ₹7.70 रही, जो सालाना बुनियाद पर 8% कम है। इस तरह कंपनी की फुल ईयर ईपीएस ₹21.16 बनती है। एंग्रो फर्टिलाइजर ने ₹8 का डिविडेंड अनाउंस किया, जिसके बाद फुल ईयर का पे आउट ₹21.50 बनता है। फोर्थ क्वार्टर में कंपनी की नेट सेल्स 45% इजाफे के साथ ₹8.4 बिलियन रही। ग्रॉस मार्जिन 3.7% के इजाफे के साथ 34.9% रहे। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तकरीबन 5 गुना इजाफे के साथ ₹9.8 बिलियन रही। पीएसओ ने सेकंड क्वार्टर में अनकंसोलिडेटेड बेसिस पर ₹15.35 की अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर की, जो फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले में 82% ज्यादा है। इस तरह हाफ ईयर की ईपीएस ₹23.81 बनती है, जो सालाना बुनियाद पर 44% का इजाफा है। पीएसओ ने इन रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। सेकंड क्वार्टर में पीएसओ के नेट रेवेन्यूज
रेवेन्यूज 838 बिलियन रुपीस रहे जो सालाना बुनियाद पर 8% कम है। ग्रॉस मार्जिन 3% रहे जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम थे। लोअर इंटरेस्ट रेट्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग में कमी की वजह से फाइनेंस कॉस्ट में सालाना बुनियाद पर 44% कमी हुई जो 8.8 बिलियन रुपीस रही। मीजान बैंक की फोर्थ क्वार्टर में कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पर शेयर 13 रुपीस 60 पैसे रही जो सालाना बुनियाद पर 9% कम है। इस तरह 2024 में मीजान बैंक का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 102.7 बिलियन रुपीस बनता है और अर्निंग्स पर शेयर 57 रुपीस 28 पैसा जो सालाना बुनियाद पर 20% का इजाफा है। मीजान बैंक ने 7 रुपीस का डिविडेंड भी अनाउंस किया और इस तरह फुल ईयर का पे आउट 28 रुपीस बनता है। फोर्थ क्वार्टर में मीजान बैंक की नेट स्प्रेड इनकम 72.3 बिलियन रुपीस रही जो थर्ड क्वार्टर के मुकाबले में 6% कम है। कोर एडमिन एक्सपेंसेस 17.4 बिलियन रुपीस रहे जो सालाना बुनियाद पर 13% कम है। फोर्थ क्वार्टर में 5% इजाफी टैक्स की वजह से मीजान बैंक का इफेक्टिव टैक्स रेट 58% रहा। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। हैव अ नाइस वीकेंड। खुदा हाफिज।